And welcome back to Mindspine Tutorials. So our today's topic is calculation of LC50 or we can say LD50 at the same time. So हम ये दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो प्रीवियस पार्ट है उसमें हमने इसकी सारी डिटेल्स को समझा था. सो हम यहाँ कैलकुलेशन जो टॉपिक है उससे स्टार्ट कर रहे हैं. अब जो डेटा हम ऑब्टेन करते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट था मोर्टेलिटी का, जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन और डोज के ऊपर बेस्ड हो सकता है, जो कि हमने एक्वेटिक टॉक्सिसिटी टेस्ट देखा था और एक टेस्ट हमने देखा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का. तो वहां से हम उसका डेटा ऑब्टेन करते हैं, वो भी कौन सा एक्सपेरिमेंट से, जो मोर्टेलिटी का एक्सपेरिमेंट होता है उससे. फिर जो LC50 और LD50 की वैल्यूज होती है, हम अगर उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए टू मेथड्स होती है. पहली तो यहाँ पर हमारे पास होती है ग्राफिकल मेथड, उसके बारे में हम पहले समझेंगे. सो ग्राफिकल इंटरपोलेशन मेथड होती है, ग्राफिकल इंटरपोलेशन मेथड. तो पहले आप इंट्रो में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ मोर्टेलिटी एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन और डोज ईदर फ्रॉम एक्वेटिक टॉक्सिसिटी टेस्ट और फ्रॉम टेस्ट ऑन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ये पॉइंट लिखने के बाद आप लिखेंगे कि LC50 और LD50 वैल्यूज मे बी कैलकुलेटेड बाय ईदर बाय टू मेथड, जिसमें से पहले हम समझ रहे हैं ग्राफिकल इंटरपोलेशन मेथड, और सेकेंड मेथड का नाम भी हम यहीं पर पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद इसके लिए स्टार्ट करते हैं. तो दूसरी होगी प्रोबिट मोर्टेलिटी कर्व. ये दो चीजों को हम देखने वाले हैं यहाँ पर, प्रोबिट मोर्टेलिटी कर्व. तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो ग्राफिकल इंटरपोलेशन मेथड है उसके साथ. तो हेडिंग हम उसकी ले लेंगे. तो मैं यहाँ पर सिर्फ GIM लिख रही हूँ, उसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में GIM के फॉर्म में इसको नोट कर रही हूँ. तो अब हम समझते हैं. सो अगर हम देखते हैं तो टू कैलकुलेट टाइम डिपेंडेंट LC50 या फिर LD50 वैल्यूज जो होती है, एक ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, जो कि दो चीजों के बीच में हमें प्लॉट करना होता है. पहली चीज तो यहाँ पर होती है कि डोजेस और जो कंसंट्रेशन होती है टॉक्सिकेंट की, उसको लेना होता है ग्राफ में एक साइड, और दूसरे साइड जो परसेंट मोर्टेलिटी होती है, परसेंट मोर्टेलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स observed at each dose per concentration. इस तरीके से हमें एक ग्राफ को प्लॉट करना होता है. ये दो चीजों को हमें उसमें यूज करना होता है. अब इसके बाद जो कर्व हमारे पास वहां पर बनता है, जो ऑब्टेन्ड कर्व रहता है, उसको हम कहते हैं ये कंसंट्रेशन मोर्टेलिटी कर्व है, या फिर आप कह सकते हो ये डोज मोर्टेलिटी कर्व है. तो यहाँ पर एक चीज का याद रखना है कि जैसे ही वहां ग्राफ में जो भी कर्व बनेगा, उस कर्व का नाम क्या होता है. तो कर्व का नाम कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो जो ग्राफिकल इंटरपोलेशन मेथड है उसमें जो कर्व होगा उसका नाम आप क्या लिखेंगे, इसको कहेंगे कंसंट्रेशन मोर्टेलिटी कर्व, कंसंट्रेशन मोर्टेलिटी कर्व, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डोज मोर्टेलिटी कर्व, डोज मोर्टेलिटी कर्व. तो ये एक चीज समझी हमने. क्या कहा हमने कि अगर हमें ग्राफिकल इंटरपोलेशन मेथड को यूज करना है, तो यहाँ पर अगर हमें टाइम डिपेंडेंट LC50, जो टाइम डिपेंडेंट वाला LC50 है, टाइम पे डिपेंड होने वाला LC50 या LD50 है, LC50 और LD50. सो टाइम डिपेंडेंट LC50 और LD50 की वैल्यूज अगर कैलकुलेट करनी है, तो एक ग्राफ को प्लॉट करना होता है. उस ग्राफ में दो चीजें होती है, एक तो डोजेस या कंसेंट्रेशन किसी टॉक्सिकेंट की, और दूसरी परसेंट मोर्टेलिटी जो ऑर्गेनिजम्स की होती है, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं हर डोज पर या फिर कंसेंट्रेशन के ऊपर. इस चीज को हमें यहाँ पर याद रखना है. दूसरी बात, यहाँ जो कर्व बनता है उस कर्व को क्या नाम दिया जाता है वो भी हमने यहाँ पर देखा, उसको कहते हैं कंसेंट्रेशन मोर्टेलिटी कर्व या फिर डोज मोर्टेलिटी कर्व. तो ये दो बातें यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जिनको हमने देखा. अब आगे समझते हैं. जो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन या फिर डोज होती है, उसको यहाँ पर 50% मोर्टेलिटी के फॉर्म में रीड किया जाता है, और उसको रिपोर्ट किया जाता है कि वो LD50 या फिर LC50 है, किसी भी पर्टिकुलर एक्सपोजर के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए एक्सपोजर दिया गया था अंडर सर्टेन सेट ऑफ लेबोरेटरी कंडीशंस. सो हम यहाँ पर ये पॉइंट को नोट करेंगे. एग्जैक्ट कंसंट्रेशन और डोज is read as 50% mortality, 50% mortality, and this is reported as LD50 or LC50 for the particular exposure, duration under
सर्टन सेट ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन, सर्टन सेट ऑफ लैब कंडीशंस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो लैब कंडीशंस, तो ये बात यहाँ पर हो रही है कि एक एग्जैक्ट कंसंट्रेशन और डोज यहाँ पर रेड किया जाता है, जिसको हम 50% मोर्टेलिटी कहने लगते हैं, और इसको रिपोर्ट किया जाता है एक LD50 या फिर LC50 के फॉर्म में, किसी भी पर्टिकुलर एक्सपोजर जो ड्यूरेशन रहा होगा एक सर्टन सेट ऑफ लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर। तो ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं इसके अंदर देखते हैं। अब जो इनिशियल टेस्ट मेजरमेंट होता है इन टॉक्सिकोलॉजिकल इवेल्युएशन, अगर हम उसकी बात करें तो वो जो प्रैक्टिस हो रही है उसके ऊपर बेस्ड रहता है। यानी कि हम लोग जब इनिशियल मेजरमेंट लेंगे तो शुरू में जिस तरह के हमारे पास प्रैक्टिस में आने चाहिए वही मेजरमेंट्स को हमें वहां पर नोट करना होगा, जिसमें हम मोर्टेलिटी और लीथैलिटी यानी कि दोनों एक ही बात होती है, इन दोनों को एक इंडेक्स की तरह यूज करते हैं LC50 और LD50 के डिटर्मिनेशन में। सो आप सिंपली लिखेंगे फॉर द इनिशियल टेस्ट मेजरमेंट इन टॉक्सिकोलॉजिकल इवेल्युएशन इट इज इन प्रैक्टिस टू यूज मोर्टेलिटी एंड लिथैलिटी एज एन इंडेक्स फॉर LC50 और LD50 डिटर्मिनेशन। सिंपल शब्दों में समझे तो जो इनिशियल टेस्ट मेजरमेंट रहेगा किसी भी टॉक्सिकोलॉजिकल इवेल्युएशन का, तो उसमें हम मोर्टेलिटी को और लीथैलिटी को एक इंडेक्स बना के यूज करेंगे हम। यानी कि यहाँ पर क्या चेक करने वाले हैं, सिर्फ मोर्टेलिटी को चेक करने वाले हैं इस LC50 और LD50 के डिटर्मिनेशन में। तो ये बात को आप यहाँ पर नोट करेंगे। दूसरी बात, एस्टिमेशन ऑफ मोर्टेलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी लिखेंगे यहाँ पर। एस्टिमेशन ऑफ मोर्टेलिटी इज इंपॉर्टेंट, ये पता लगाना कि कितनी मोर्टेलिटी हुई है टेस्ट के बाद, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी, और प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देयरफॉर क्योंकि वो यूजफुल भी है आगे, अगर हम समझे क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हम उससे आगे जाके ये एस्टिमेट भी करने वाले हैं कि कंसंट्रेशन या फिर पोटेंसी केमिकल की कैसी है। तो कंसंट्रेशन और पोटेंसी, तो कंसंट्रेशन और पोटेंसी केमिकल की वो भी कहीं ना कहीं इस एस्टिमेशन ऑफ मोर्टेलिटी से जुड़ी हुई है, तो वो दोनों चीजें वहां पर कनेक्ट हो जाती है। अब मोर्टेलिटी और जो सर्वाइवल होता है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ये दोनों एक तरह के टिपिकल इफेक्ट बनाते हैं या फिर एक क्राइटेरिया बनाते हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो हम एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट कह सकते हैं। तो मोर्टेलिटी और सर्वाइवल, इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। मोर्टेलिटी और सर्वाइवल ये दोनों चीजें क्या होती हैं, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बात करोगे तो इनका एक टिपिकल इफेक्ट रहता है, एक अलग ही तरह का इफेक्ट क्राइटेरिया रहता है, जो कि कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है या फिर एक्यूट टॉक्सिसिटी होता है। तो शॉर्ट टर्म और एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट बनाता है। और जो डेटा, जो लिथैलिटी टेस्ट हमको मिल रहा है वो क्वांटल होता है, यानी कि जो एनिमल्स है या तो जिंदा रहेंगे या फिर एंड में डाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से क्वांटल तरह का डेटा हमारे पास आता है। तो आप ये वाली चीज देखेंगे कि एंड में जो डेटा आता है, डेटा फ्रॉम लिथैलिटी टेस्ट, ये जो मोर्टेलिटी के टेस्ट होते हैं इसमें हमें लास्ट में ऐसा डेटा मिलेगा, या तो एनिमल सीधा डाई नहीं करेगा, सर्वाइव कर जाएगा, या फिर उसकी लास्ट में डेथ होगी। तो डेटा फ्रॉम लिथैलिटी टेस्ट इज क्वांटल, तो ये क्वांटल होता है, या फिर आर लिखना चाहिए था, आर क्वांटल। और क्वांटल इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि विज द एनिमल लिव और डाई, या तो वो जिंदा रहता है या फिर एंड में उसकी डेथ हो जाती है, तो उस बेसिस पर यहाँ पर हमारा डेटा क्वांटल हो जाता है। अब ग्रोथ, फिकंडिटी, मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, ये सारी जो चीजें होती है वो एक तरह की टिपिकल सब लीथल इफेक्ट क्राइटेरिया होती है, जो कि लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलती है, यानी क्रोनिक एक्सपोजर टेस्ट में मिलती है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या बात की कि ये जो मोर्टेलिटी थी, ये दो चीजें जैसे कि हमने यहाँ पर नोट की, मोर्टेलिटी और सर्वाइवल, ये दोनों चीजें। मोर्टेलिटी और सर्वाइवल में हमने क्या कहा, अगर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही टिपिकल इफेक्ट क्राइटेरिया आ रहा है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट हम देख रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट बना देता है। वहीं अगर हम यहाँ दूसरी तरफ बात करते हैं तो ये कुछ चीजें जैसे कि ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के बाद फिकंडिटी हो गई, फिकंडिटी, दूसरी बात कुछ मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज हो गई, एबनॉर्मलिटीज, ये जो सारी चीजें अगर हम इनकी बात करते हैं एक्सेट्रा, ये टिपिकल सब लीथल इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं, टिपिकल सब लीथल इफेक्ट क्राइटेरिया इन लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म को हम क्या नाम देते हैं, क्रोनिक कहते हैं। जैसे ऊपर शॉर्ट टर्म को हमने एक्यूट कहा, तो हम इसको क्रोनिक कहेंगे, क्रोनिक एक्सपोजर टेस्ट।
तो ये पॉइंट यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो आप ऊपर लिखिएगा कि मोर्टिलिटी एंड सर्वाइवल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आर टिपिकल इफेक्ट क्राइटेरिया इन शॉर्ट टर्म एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट। वहीं अगर हम इस साइड बात करते हैं तो यहाँ पर बनेगा ग्रोथ, फेकंडिटी, मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज एक्सेट्रा आर टिपिकल सब लीथल इफेक्ट क्राइटेरिया इन लॉन्ग टर्म क्रोनिक एक्सपोजर टेस्ट। सो ये जितने भी रिस्पॉन्सेज यहाँ पर लास्ट में हमें मिलते हैं टोटल मिला के, वो सभी क्वांटिटेटिव होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ग्रेडेड होते हैं। तो यहाँ जो रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं वो कैसे हैं, रिस्पॉन्सेज के बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे तो रिस्पॉन्सेज यहाँ पर जो मिलते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव, या फिर एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं ग्रेडेड होते हैं, ग्रेडेड। साथ में जब हम इन्हें मेजर करते हैं, यहाँ पर इन्हें हम किसी यूनिट ऑफ रिस्पॉन्स में मेजर करते हैं। सो दे आर मेजर्ड इन सम यूनिट ऑफ रिस्पॉन्स। इनका मेजरमेंट किस में होता है, सम यूनिट ऑफ रिस्पॉन्स के अंदर होता है, और वो भी कैसे, mg में हो सकता है या सेंटीमीटर में हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ना कि किसी टर्म्स ऑफ इंसिडेंस में होता है। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इट या फिर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस, हम उसको टर्म्स ऑफ इंसिडेंस में नहीं देख रहे हैं, टर्म्स ऑफ इंसिडेंस। तो ये बात को आपको याद रखना कि यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्सेस है इनका मेजरमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव हो रहा है, मेजरमेंट। तो ये वाली बातों को हमें यहाँ पर लास्ट में याद रखना है। एक ग्राफ हम इसका पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोबेट मोर्टेलिटी कर्व को देख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा ग्राफ बनेगा, और ये कंसेंट्रेशन मोर्टिलिटी कर्व रहेगा या फिर डोज मोर्टिलिटी कर्व रहेगा। यहाँ पर मैंने प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ नहीं बनाया, पर एक आइडिया आपको मिल जाए कि किस तरह के ग्राफ इस में बनते हैं, जो कि इसके अंदर हमने देखे। तो इस ग्राफ का यहाँ पर नाम लिख लेते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन मोर्टिलिटी कर्व या फिर डोज मोर्टिलिटी कर्व भी आप इसको कह सकते हैं। ये चीज हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह के कुछ ग्राफ आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पूरी इसकी डिटेल्स को देखा है। तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे कि जो ग्राफिकल इंटरपोलेशन मेथड होती है LC50 या फिर LD50 वैल्यूज को कैलकुलेट करने की, उसमें कुछ इस तरह के ग्राफ आते हैं। अब दूसरा जो ग्राफ हमारे पास रहता है उसको हम कहते हैं प्रोबेट मोर्टिलिटी कर्व। अब यहाँ पर प्रोबेट मोर्टिलिटी कर्व की बात करते हैं, तो ये जो कर्व होता है ये ऐसे डेटा पर बेस्ड रहता है जिसको हम एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट से ऑब्टेन करते हैं। तो बेस्ड ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट में, इसको ATT यहाँ पर लिख देती हूँ, जो कि टाइम डिपेंडेंट LC50 और LD50 वैल्यूज जो रहेगी उनका 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स यहाँ लिए जाते हैं, दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय एनी ऑफ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सो सिंपली याद ये रखना है कि जो LC50 और LD50 की यहाँ पर वैल्यूज रहेगी और उनके पूरे जो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स उनकी जो होगी उनको हम यहाँ पर कंप्यूट करते हैं, जो कि किसी भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी प्रीवियस मेथड जो ग्राफिकल इंटरपोलेशन मेथड थी, वहां पर भी हमने इसी तरह की बात की थी कि जो LC50 और LD50 होती है इसके अंदर हम 50% मोर्टिलिटी को रीड करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बात की कि यहाँ पर जो कहना चाहिए इसका LC50 और LD50 की वैल्यूज रहेगी उनके 95 जो % कॉन्फिडेंस लिमिट्स की होगी, 95% की, उनको कंप्यूट किया जाता है किसी भी स्टैटिस्टिकल मेथड से। तो आप लिख सकते हैं कि टाइम डिपेंडेंट LC50 और LD50 वैल्यूज एंड देयर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स कैन बी कंप्यूटेड बाय एनी ऑफ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। लेकिन मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड्स इसके अंदर भी जो होती है वो प्रोबेट एनालिसिस मेथड होती है। तो ये वाली याद रखना कि प्रोबेट एनालिसिस मेथड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, मोस्ट प्रोबेट एनालिसिस मेथड ये सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड है, मोस्ट यूज्ड मेथड है, आप समझ सकते हैं, और वाइडली यूज्ड मेथड है। और एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था फिनी, 1971 की बात थी, मैं उनका नाम यहाँ पे लिखूंगी, फिनी, 1971 की बात थी। तो उन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये प्रोबेट एनालिसिस मेथड जो होती है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और वो इजियर भी है कैलकुलेशन वगैरह के हिसाब से, तो इसका यूज करने का फिनी ने ही 1971 में कहा था। अब जो प्रोबेट एनालिसिस मेथड होती है इसमें जो लॉगरिथमिक वैल्यूज होती है जो हम रेट करते हैं, हर कंसेंट्रेशन डोज किसी की भी चीज की हम कर सकते हैं जो कि एक्सपोज्ड है, और फिर लास्ट में जो प्रोबेट वैल्यूज है उनको रीड करा जाता है फॉर दी परसेंट मोर्टिलिटी। तो यहाँ पर सिंपली होता क्या है कि प्रोबेट एनालिसिस मेथड की अगर मैं बात करती हूँ यानी कि इसी मेथड की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लॉगरिथमिक वैल्यूज है, लॉगरिथमिक वैल्यूज तो हम इन वैल्यूज को कहीं ना कहीं रीड करते हैं हर कंसेंट्रेशन और डोज के लिए जो कि एक्सपोज किया जा रहा है। सो लॉगरिथमिक वैल्यूज आर read for
ईच कंसंट्रेशन या फिर डोज भी आप कह सकते हैं एक्सपोज्ड। ये बातों को आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सो जो प्रोबेट वैल्यूज यहाँ पे रीड की जाती है लास्ट में फॉर दी परसेंट मोर्टिलिटी, फिर उसके बाद एक ग्राफ को प्लॉट किया जाता है जो कि लॉगेरिथमिक डोज कंसेंट्रेशन और जो प्रोबेट मोर्टिलिटी होती है उसके बीच में बनाया जाता है। तो अगेन यहाँ पर भी ग्राफ का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से ग्राफ रहता है, कहीं ना कहीं उसमें कर्व जो होता है वो भी कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन, फिर दूसरी स्ट्रेट लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह का कहीं ना कहीं ग्राफ यहाँ दिखता है। उस पर अगर मैं यहाँ पर डॉट्स भी लूं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, अगर आपने कभी देखा होगा इसका कर्व तो कुछ इस तरह से उसका फिगर बन जाता है। तो ये ग्राफ का हमने यहाँ पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, यहाँ स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए थी, हम लोगों का स्ट्रेट नहीं भी आया पर हम समझ सकते हैं उससे। अब क्या होता है इसी कर्व की अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी इस साइड तो प्रोबेट मोर्टेलिटी आ जाती है, प्रोबेट मोर्टेलिटीज इस साइड हम ये प्लॉट करेंगे मोर्टेलिटीज, और वहीं नीचे वाला जो साइड होगा वहां पर हम लॉगेरिथमिक डोजेस को प्लॉट करते हैं, लॉगेरिथमिक डोजेस को प्लॉट करते हैं। तो ये दो चीजों को आपको याद रखना है कि इसके जो ग्राफ होते हैं इसको, इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, प्रोबेट मोर्टेलिटी कर्व कहते हैं। ये किस तरह से प्लॉट किया जाता है वो भी हमें समझना है। अब जो कर्व हमें लास्ट में मिलेगा उस कर्व को क्या नाम देने लगेंगे हम, तो कर्व का नाम भी हो जाएगा प्रोबेट मोर्टेलिटी कर्व, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं। तो प्रोबेट मोर्टेलिटी कर्व इस कर्व का नाम हो जाएगा। इस कर्व से जो वैल्यूज हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रोबेट्स की, उसको लास्ट में जब रीड करा जाता है, फिर जो करेक्टेड प्रोबेट्स रहते हैं उनको कैलकुलेट करा जाता है एक फॉर्मूले से, जो कि अगेन फिन्नी ने ही 1971 में दिया था, और फाइनली उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं LC50 और LD50 की वैल्यूज को। तो जनरली ये जो फॉर्मूला होता है, एंड में एक फॉर्मूला बताऊंगी मैं आपको, उसके थ्रू वहां पे करा जाता है। सो कर्व जो रहता है उसमें जो वैल्यूज होती है उसमें जो एक्सपेक्टेड प्रोबेट्स है उनको रेड करा जाता है पहले, फिर उसके बाद जो करेक्टेड प्रोबेट्स है उनको कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूले के थ्रू, जो कि फिनी ने ही 1971 में दिया था। फिर उससे हम फाइनली LC50 और LD50 की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात आगे समझे तो इन केस ऑफ मोर्टिलिटी अगर हम बात करें, कंट्रोल ग्रुप्स में जो मोर्टिलिटी होती है उसमें अगर डेटा को करेक्ट करना है तो उसको एबर्ट्स फॉर्मूला से कैलकुलेट या फिर करेक्ट किया जाता है। आप कैलकुलेट तो नहीं कहोगे, करेक्ट किया जाता है। एबर्ट्स फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, उसके थ्रू करेक्ट किया जाता है, जिसको एबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1925 के अंदर। तो हम क्या कह रहे हैं कि इन केस ऑफ मोर्टेलिटी इन कंट्रोल ग्रुप्स, अगर मोर्टेलिटी कंट्रोल ग्रुप्स में आ रही है सो द डेटा आर करेक्टेड बाय द एबर्ट्स फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। सो करेक्टेड मोर्टेलिटी, उस फॉर्मूले में लिखते ही ऐसे, करेक्टेड मोर्टेलिटी इज इक्वल्स टू, पहले मैं लिख लेती हूँ। तो करेक्टेड मोर्टिलिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, परसेंट टेस्ट मोर्टिलिटी माइनस कंट्रोल मोर्टिलिटी अपॉन 100 माइनस परसेंट कंट्रोल मोर्टिलिटी इंटू 100। अब जो डिग्री ऑफ स्कैटर रहती है, पूरा जो डिग्री हम लास्ट में निकालते हैं स्कैटर का किसी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का, उसको ऑब्टेन किया जाता है बाय कैलकुलेशन एंड एक्सप्रेस्ड एज कॉन्फिडेंस लिमिट्स। तो आप लिखेंगे द डिग्री ऑफ स्कैटर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन एंड एक्सप्रेस्ड एज कॉन्फिडेंस लिमिट्स। लास्ट में हम उसको कॉन्फिडेंस लिमिट्स के फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स। और दूसरी बात, जो लिमिट्स यहाँ पर इंडिकेट करती हैं वो क्या करती हैं कि जो रेंज रहती है विद इन विच द कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स लाइन वुड बी एक्सपेक्टेड टू फॉल इन रेप्लिकेट टेस्ट इन 19 ऑफ 20 सैंपल्स, जो कि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, जिसको हम रेंडमली चूज करते हैं फॉर द सेम टेस्ट पॉपुलेशन अंडर द सेम कंडीशंस। तो हम इसको भी यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट। वैसे ये लास्ट का कंक्लूजन टाइप ऑफ पार्ट है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं द लिमिट्स indicate the range, यहाँ पर लिखेंगे indicate the range within which the concentration response line would be expected to fall in replicate test in 19 of 20 samples। और उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि वो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट को यहाँ पर बना रहा है। तो ये हम यहाँ पर पूरा इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्मॉल ब्रैकेट भी यूज करेंगे आप, जिसको हम रेंडमली चूज करते हैं। सो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आएगा, टेकन एट रैंडम, रेंडमली चूज करा गया उसको फॉर द सेम टेस्ट पॉपुलेशन, फॉर द सेम टेस्ट पॉपुलेशन
अंडर सेम कंडीशंस। तो ये लास्ट में अभी एक दो लाइंस लिख लेंगे जो कि इनफ रहेगी हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है तो हम इसको नोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे अगर हम समझे, कुछ ऐसे कर्व्स होते हैं जो कि वेल कोरिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, जो कि 50% मोर्टिलिटी लेवल को शो करते हैं, लेकिन प्रोबेबली वो इतने भी अच्छे कोरिलेटेड नहीं हो पाते हैं जो मोर्टिलिटी अप्रोचेस होती है उनके साथ, जो कि 0 से लेकर 100% तक हो सकते हैं। यानी कि लास्ट में हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है कि जो LC50 होती है उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो और ज्यादा प्रिसाइसली और ग्रेटर वे में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें लेसर इफेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि LC99 या फिर LC1 के फॉर्म में आ सकता है। तो ये सारी बातें तो एक्स्ट्रा है। जो हमारा इंपॉर्टेंट था, जो दो कर्व्स थे, मोर्टिलिटी का कर्व, जो जितने भी थे वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। प्रोबेट मोर्टिलिटी कर्व इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर हमारा ये जो पूरा टॉपिक था यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा लास्ट टॉपिक ही रिमेनिंग रह जाता है, जो कि था क्रोनिक टॉक्सिसिटी टेस्ट, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज यानी किस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछ जाते हैं वो चीज रह जाती है। देन उसके बाद ये पूरा जो टॉपिक हमने स्टार्ट करा था टॉक्सिसिटी टेस्ट का वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।